नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी पहले वाली जो क्लासें हैं बहुत अच्छे से पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। उसी कड़ी में आज हम अगली कक्षा करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे भाई मगध के उत्कर्ष के विषय में। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस टॉपिक के बारे में जानते भी हैं और जो विद्यार्थी नहीं जानते तो उनके लिए भी बहुत सारी बातें रहने वाली है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, टॉपिक को समझिएगा और प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पुट किए जाते हैं वो आपको आज खुद बनाने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा भाई, मगध का उत्कर्ष, इसके नाम में ही हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उत्कर्ष का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई जिसने अपनी एक प्रकार से छाप छोड़ी हो। तो मगध ने अपने आप में एक छाप छोड़ी थी 16 महाजनपदों में से। आपको पता है भारत के अंदर 16 महाजनपद होते थे लगभग 600 ईसा पूर्व भाई। उन 16 में से अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें तो दो कहां पर है, भारत से बाहर है। बाकी 14 अब भी कहां पर है, भारत में ही है। तो उसी में से एक महाजनपद होता था मगध। और मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर आया। इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, क्या कौन कौन से वंश यहाँ पर हुए जिन्होंने मगध के ऊपर क्या किया भाई, अपना एक प्रकार से कह सकते हैं कि आधिपत्य स्थापित किया या इस पर राज किया। तो फटाफट से देखिएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद था जो बाकी महान जनपदों की तुलना में इसने सबसे ज्यादा प्रगति की। अब किसी भी महाजनपद की अगर प्रगति या उन्नति होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आर्थिक कारण हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है। योग्य शासकों के आधार पर हम कह सकते हैं, कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सारी बातों को समझना है। जो मगध के विषय में सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में बताया गया कि जो मगध था, मगध के ऊपर पुराणों के अनुसार व महाभारत के अनुसार, ठीक है भाई, एक बृहदत्त नाम का राजवंश हुआ करता था, उसका शासक था, उसका क्या था, शासन था। ठीक है भाई। और इसका आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बृहदत्त था भाई, ये किसका पुत्र था, तो ये चेदीराज वसु का पुत्र था भाई। और इस बृहदत्त के पुत्र का नाम क्या था, जरासंध, जो इस वंश का एक प्रतापी शासक था जिसने बहुत सारे एक प्रकार से कह सकते हैं कि जनपदों को जीता था या महाजनपदों को जीता था। तो ये फैक्ट हमारे क्या है भाई, मगध का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो अथर्ववेद के अंदर ये जानकारी मिलती है। फिर आपसे पूछ ले कि महाभारत एवं पुराणों के अनुसार, नोट कर लेना, स्पेसिफाइड पूछा जाएगा कि महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। तो बृहदत्त क्या था, इसका प्राचीनतम राजवंश था। और इस बृहदत्त का पिता कौन था, वसु। और इस बृहदत्त का पुत्र कौन था, जरासंध। और ये क्या था, इस वंश का प्रतापी शासक था। लेकिन जो ये जानकारी हमें मिलती है भाई, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्पेसिफाइड अगर पूछा जाए कि महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले किसने राज किया या मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, किसके अनुसार, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार, तो ही इसका उत्तर क्या होगा, बृहदर्थ होगा। अन्यथा अगर हम बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों के अनुसार बात करेंगे तो फिर हर्यक वंश जो था वो प्रथम ऐसा वंश था जिसने मगध के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें बिंबिसार ने क्या किया था, यहाँ पर अपना साम्राज्य जो हर्यक वंश था उसकी स्थापना की थी। तो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। ये जो चीजें हमें मिलेगी महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मिलेगी। मगध का पहला उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है भाई। आपसे पूछ ले कि जो बृहदत्त था इसके पिता का क्या नाम था, वसु था। इसके पुत्र का क्या नाम था, जरासंध था। और ये बृहदत्त वंश का क्या था, प्रतापी शासक था भाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये मगध। तो ये मगध की अगर हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं तो ये बिहार के अंदर हमें वर्तमान में मिलेगा। ठीक है भाई। जो ये मगध था भाई, इस मगध की दो राजधानियां हमें देखने को मिलती है। एक राजगृह जो कि पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और दूसरी क्या था भाई, दूसरी थी पाटलिपुत्र, जो तीन नदियों के संगम के ऊपर स्थित थी, जिसमें सोन, गंगा और गंडक तीन नदियां थी, उनके संगम पर स्थित थी। तो इस कारण से क्या था भाई, हम देखें तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान थे भाई, पाटलिपुत्र भी और राजगृह भी। तो इसीलिए पहला पॉइंट तो यही बन गया भाई कि मगध ने बहुत ज्यादा उन्नति क्यों की, क्योंकि पहला कारण क्या था, पहला कारण था सुरक्षा। अगर कोई भी जनपद हो, महाजनपद हो,
ठीक है, या राज्य हो, प्रांत, प्रदेश, कुछ भी हो, उसकी सुरक्षा, उसका सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रोंग होना यानी कि मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसको जो चीजें मजबूत करती थी, यानी इसकी राजधानी को जो चीजें मजबूत करती थी, तो पहली इसकी जो राजधानी मानी जाती है, राजगृह मानी जाता है, जिसको गिरिवर्ज भी बोलते थे। ठीक है भाई, तो वो क्या थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र क्या था भाई, पाटलिपुत्र 3 नदियों के संगम पर स्थित था। ठीक है, तो वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं भाई उपजाऊ भी था, जहां पर कृषि ज्यादा होती थी, क्योंकि आपको पता है जहां पर नदी होगी, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है वहां पर उपजाऊ अक्षमता अधिक होगी। तो ये भी एक कारण था। यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये क्या हो गया, इसके लिए एक मजबूती वाला काम हो गया और उपजाऊ भी हो गया। यानी कि अगर ज्यादा कृषि होगी, अधिशेष ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, क्योंकि जो भी चीजें पैदा होगी ये फिर उसको बेचकर, ठीक है, धन अर्जित कर सकते थे। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं आगे आपको बहुत सारे फैक्ट बताने वाला था। तो आज हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में। ठीक है भाई, कि मगध ने किस प्रकार से प्रगति की, क्या इसकी प्रगति के पीछे कारण रहे, एक एक पॉइंट में आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां तक चीजें क्लियर? अब देखिएगा, मगध के जो शक्तिशाली होने का कारण था वो था, देखो, भौगोलिक स्थिति। मैंने आप लोगों को बताया भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है, कि ये अगर हम देखें तो क्या हो गया भाई, ये 3 नदियों के संगम पर स्थित था भाई। ठीक है, जिसमें ज्यादातर क्या माना जाता है, परीक्षा में ज्यादातर माना जाता है सोन एवं गंगा। ठीक है भाई, क्या माना जाता है, सोन एवं गंगा। लेकिन जो इसकी राजधानी थी भाई, वो सोन, गंगा एवं गंडक तीनों की जो संगम की जहां पर स्थिति होती है, ठीक है, जहां पर मिलन होता है, वहां पर इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थित थी। तो भौगोलिक स्थिति से ये क्या होगा भाई, मजबूत होगा, यानी कि वहां पर क्या होगी भाई, उपजाऊ अक्षमता ज्यादा होगी। तो ये इसके एक मेन कारण हो गया कि ये शक्तिशाली था भाई। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन भाई, जो मगध के अंदर भाई कच्चा लोहा और तांबा ये अधिक मात्रा में था, तो जिससे ये क्या होता था भाई, व्यापार की दृष्टि से भी क्या हो सकता था, ये मजबूत बनता था। ठीक है, हो सकता था, क्या होता ही। तो इस कारण से क्या था भाई, ये मजबूत हुआ, यानी कि शक्तिशाली। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक संपन्नता। अगर मान लो कि कहीं पर कृषि की पैदावार ज्यादा होती है, भूमि ज्यादा उपजाऊ है, तो स्वाभाविक सी बात है वो आर्थिक रूप से क्या होगा, मजबूत होगा। दूसरा, हम प्राकृतिक संसाधन देखें तो कच्चा लोहा व तांबा भी यहाँ पर था, तो दोनों चीजों को बेचकर धन अर्जित किया जा सकता था, तो ये आर्थिक रूप से संपन्न अपने आप हो गया भाई। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र वातावरण। तो मगध के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भाई धार्मिक लोग भी रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण भी थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके अनुयायी थे। तो यहाँ पर स्वतंत्र वातावरण था, यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से कोई रोक टोक वाला वो नहीं था। ठीक है, योग्य एवं कुशल शासक। तो मगध का ये इतिहास रहा है, मगध के जो भी शासक रहे हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे इसके शासक बनते गए वो योग्य थे, कुशल थे, और उन्होंने अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार बढ़ाया और एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसकी गरिमा को बनाए रखा। तो वो योग्य एवं कुशल थे। वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, तो इस कारण से भी क्या था भाई, मगध के शक्तिशाली होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। अब इन्हीं चीजों को आप अलग अलग प्रकार से बांट सकते हो। भौगोलिक स्थिति में मजबूत था। अगर हम देखें कि आर्थिक की बात आती है तो आर्थिक चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है भाई, योग्य शासक की बात आती तो इसको हम राजनीतिक कारण भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके जो शासक थे, खासकर जो बिंबिसार मगध का जो शासक एक प्रकार से राजा था भाई, ठीक है, तो बिंबिसार ने क्या किया था भाई, बहुत सारी जगह इसने यानी क्या किया, 3-4 ऐसे विभाग किए जिससे अपने इसने साम्राज्य को इसने आगे बढ़ाया। क्योंकि बहुत पहले क्या प्रचलन में था, अब मान लो किसी के साथ शादी हो जाती तो दहेज के रूप में जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, कोई राज्य का हिस्सा दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई? चलो भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं कच्चा लोहा व तांबा एवं तांबा। चलो भाई, अब हम देखेंगे मगध के उत्कर्ष में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, किस किस वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां तक जो चीजें आपके समझ में आए भाई, आप उस तरीके से इन चीजों को पढ़िएगा। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों के अंदर बहुत सारे इतिहासकारों के मत के अनुसार आपको मगध के अंदर आपको
बृहदत्त वंश भी देखने को मिलेगा, बिंबिसार हर्यक वंश भी देखने को मिलेगा, शिशुनाग वंश भी, नंद वंश भी, मौर्य वंश भी, और मौर्योत्तर काल के जो और भी बहुत सारे वंश है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो इन 4 ही वंश के बारे में लगभग आप लोगों को बताएंगे। तो चलो अभी मैं आप लोगों को एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट और सीक्वेंस वाइज पढ़ाने वाला हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि महाभारत व पुराणों के अनुसार, यहां पर मैं लिख देता हूं महाभारत, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार जो पहला राजवंश था भाई, ठीक है, मगध के ऊपर जिसने शासन किया वो पहला या सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? बृहदत्त था भाई। तो बृहदत्त एक राजा था, उसी के नाम से इसका वंश का नाम पड़ गया बृहदत्त। इस बृहदत्त का पिता कौन था? वशु था, और इसका पुत्र कौन था? जरासंध था, जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है बृहदत्त वंश का भाई। अब यहां पर हम देखेंगे इसने अपनी राजधानी क्या बनाया था। तो इसने अपनी राजधानी ग्रीब्रज को बनाया था, जो राजगृह, ठीक है भाई। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? ग्रीब्रज को, जो राजगृह ही थी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। ये बात जो हो रही थी स्पेसिफाइड दिया जाएगा महाभारत एवं पुराणों के अनुसार। अब बात आती है भाई प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर। तो प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर हम देखेंगे कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, यहां से हमें लिखित रूप में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो इनके अनुसार क्या था? जो मगध के ऊपर जो पहला वंश था जिसने शासन किया भाई, वो था हर्यक वंश। और कब से कब तक इसने शासन किया? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसका जो संस्थापक था वो था बिंबिसार भाई। कौन था इसका संस्थापक? बिंबिसार था भाई। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह भाई। राजधानी क्या थी? राजगृह थी। उसके बाद क्या होता भाई? उसके बाद हम देखेंगे कि फिर शिशुनाग वंश हमें देखने को मिलेगा। ये कब से कब तक था? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व भाई। इसका जो संस्थापक था वो शिशुनाग था, और इसकी राजधानी क्या थी फिर? वैशाली थी। क्या थी भाई? वैशाली। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद देखेंगे नंदवंश भाई। तो नंदवंश का टाइम पीरियड क्या था? 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इसका संस्थापक कौन था? महापदम नंद भाई, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद देखेंगे मौर्य वंश भाई। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी राजधानी भी आपको क्या देखने को मिलेगी? पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी भाई। जो जो चीजें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि परीक्षा में लगभग प्रश्न यहीं से आलेगा भाई। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं यहीं से प्रश्न पुट कर दिए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट जो साथी लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके अलावा जिस भी साथी को पीडीएफ चाहिए वो क्या करेगा भाई? फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो ये सारी चीजें क्लियर भाई। चलो भाई अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे भाई। इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ, यानी कि जो प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जो मगध के ऊपर पहला वंश कौन सा था जिसने शासन किया? वो हर्यक वंश था भाई। और इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो आपसे पूछ सकते हैं मगध का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो बिंबिसार को ही माना जाता भाई। चलो भाई देखिएगा भाई मगध का उत्कर्ष। तो हम हर्यक वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इसके अंदर एक प्रचलन आया भाई। पहले आपने देखा होगा भाई, हमने महाभारत के बारे में सुना कि भाई भाई भाइयों की लड़ाई होती है, ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिला। लेकिन ये एक नया ही वंश निकल कर आया जिसमें एक बेटा अपने पिता की हत्या करता है और फिर राजगद्दी पर बैठता है। और ऐसा लगातार देखने को मिला, क्रम वाइज देखने को मिला। इसीलिए इसको क्या कहा गया? पितृहंता वंश, यानी अपने पिता की हत्या करके जिसने वंश को हथियाया, यानी कि राजवंश को हथियाया, वो क्या था भाई? वो हर्यक वंश कहलाता था भाई। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे, राजा बिंबिसार के बारे में। उसके बाद हम अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे, फिर उदायीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उदायीन के क्या हुए हैं? उदायीन के 3 पुत्र हुए हैं भाई, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो नागदशक क्या था भाई? इस हर्यक वंश का अंतिम शासक था, अंतिम राजा था। समझ में आ गया भाई यहां तक? चीजें क्लियर? तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस हर्यक वंश की शुरुआत किसने, किसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और इसका अंतिम शासक कौन था? नागदशक। आपसे पूछ सकते हैं अंतिम शासक। तो अंतिम शासक कौन हुआ भाई? अंतिम
शासक। तो कौन हुआ अंतिम शासक? हुआ नागदशक भाई। ठीक है, उसके बाद हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम शिशुनाग के बारे में पढ़ेंगे, फिर कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे, फिर नंदीवर्धन के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा संस्थापक, ये क्या हो गया इसका अंतिम राजा या फिर शासक। उसके बाद नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। महापदम नंद क्या थे? इसके संस्थापक थे। और फिर धनानंद क्या था? इसका अंतिम शासक था। उसके बाद देखेंगे मौर्य वंश भाई, और मौर्य वंश के बारे में हम इस प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे। आज मैं आप लोगों को हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये मौर्य वंश से पूर्व के हैं भाई, पहले के हैं। उसके बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे और उसके बाद मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। तो आई थिंक यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर भाई। अब मैं बढ़ता हूं आगे भाई, हर एक चीज को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। तो हमारा पहला जो वंश रहेगा वो क्या रहेगा? पितृहंता वंश यानी कि हर्यक वंश रहेगा भाई। जिसने क्या किया? जिसके अंदर हमें देखने को मिला कि एक बेटा अपने पिता की हत्या करता है और फिर राजा बनता है। तो चलो भाई ऐसे वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसने इस प्रकार के कुकर्म करके, ठीक है भाई, एक समाज में नई लहर कह सकते हैं भाई, जिसमें एक पुत्र पिता की मृत्यु करता है और राजा बनता है। तो ये एक प्रकार से गलत संदेश ही गया था समाज के अंदर, तो इसने इसकी शुरुआत की थी। तो इसमें देखते हैं भाई, हर्यक वंश, पितृहंता वंश कब से कब तक है? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व भाई। इसमें हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में भाई। तो बिंबिसार का जो टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 544 से 492 ईसा पूर्व। यानी कि बिंबिसार ने क्या किया? हर्यक वंश की स्थापना की भाई। कब की? 544 ईस्वी में। यानी कि ये गद्दी पर बैठा, और आपसे पूछा जा सकता है कि फिर इसकी मृत्यु कब हुई? तो 492 ईस्वी में हुई। तो इस दौरान का जो टाइम पीरियड यहां पर हम देखेंगे, लगभग लगभग कितने साल? लगभग लगभग 52 वर्ष। ठीक है भाई, लगभग लगभग इसने क्या किया? 52 वर्ष शासन किया, जो ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, भारत में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, आपसे पूछ सकते हैं भाई। तो भारत में लगभग सबसे ज्यादा शासन करने वाला, 52 वर्ष तक जिसने शासन किया, वो कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार आपको पता है ये क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। ठीक है भाई, तो इसके बारे में अब पढ़ेंगे भाई। तो देखिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी भाई। ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है भाई? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? बिंबिसार को। किसको मानते हैं हम भाई? बिंबिसार को मानते हैं भाई। नोट कर लेना भाई, ये एक एक पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, वास्तविक संस्थापक तो कौन था? बिंबिसार था। अब आपसे पूछ ले कि इसने कब हर्यक वंश की स्थापना की? तो इसने 544 ईसा पूर्व, जब इसकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। कितनी वर्ष आयु थी भाई? 15 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठा था। किस वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठा था। ये भी परीक्षा में काफी बार आ जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे भाई, दीपवंश। दीपवंश क्या था? एक बौद्ध ग्रंथ है भाई, जिसमें बिंबिसार के पिता का नाम क्या बताया गया है? बोधिस बताया गया है। क्या बताया गया भाई? बोधिस इसके पिता का नाम बताया गया है, जो राजगृह का शासक था भाई। ठीक है, जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक या श्रोणिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई जैन साहित्य में? जैन साहित्य में इसको श्रेणिक या फिर श्रोणिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? श्रोणिक या फिर श्रेणिक भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये सारे के सारे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कॉपी पेन उठा लेना भाई, और उम्मीद मत करना कि आपको, जरूरी नहीं है कि पेड क्लास वाले ही आपको ये इस प्रकार का कंटेंट पढ़ाए, फ्री में भी कोई अच्छा पढ़ा सकता है। तो समझना भाई इन चीजों को। उसके बाद हम देखेंगे, बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था, और उसके समय में ही राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का सर्वप्रथम उदय हुआ भाई। ठीक है, गिरिवर्ज, गिरिवर्ज यानी कि राजगीर क्या थी? इसकी राजधानी थी। कूटनीतिक वैवाहिक संबंधों, ठीक है, यानी कि इसने क्या किया भाई? शादियां की बहुत सारी। ठीक है, और फिर उन संबंधों के सहारे इसने क्या किया भाई? अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, एवं विजय की नीति अपनाकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया भाई। ठीक है, तो ये बिंबिसार जी के बारे में है। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। इसको देखो क्या कहा जाता है? श्रोणिक भी कहा जाता है। 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा, 52 वर्ष तक शासन किया। ठीक है भाई, और यही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बिंदु देखिएगा भाई, बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के आधार पर वंश का विस्तार किया।
ठीक है भाई। तो पहले क्या होते थे, बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे होते थे कि भाई जीत लिया किसी साम्राज्य को, वहां पर फिर क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे, और फिर साथ के साथ वहां से दहेज के रूप में, ठीक है, पूरे साम्राज्य को भी ले लेते थे या किसी ऐसे हिस्से को ले लेते थे जहां पर से शासन चलाना बिल्कुल आसान था और पूरी जनता पे कंट्रोल भी हो जाता था। तो इस प्रकार के तरीकों से क्या किया भाई, बिंबिसार ने इस वंश को यानी इस राज्य को, साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो प्रथम हमें देखने को मिलेगा जो महत्वपूर्ण शादियां रही उनके बारे में ही बताएंगे भाई। विभिन्न ग्रंथ इनके बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा भी बताया गया कि इन्होंने 500 शादियां की थी भाई। अब पता नहीं भाई इतनी शादियां करके, ठीक है, कितने साम्राज्य हथिया लिए होंगे, तो इस बारे में ज्यादा नहीं बता पाएंगे भाई। सिर्फ इतना समझेंगे कि जो मुख्यतः जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो हम पढ़ेंगे। प्रथम पत्नी महाकोशला देवी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, जिसने उसे कांसी प्रांत क्या मिला भाई, दहेज में मिला। ठीक है भाई। तो ये दहेज की प्रथा है ना, जो ये कुरीति है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है भाई। ठीक है, आज हमें ये चीजें नजर आने लग जाती है क्योंकि मल्टीमीडिया का दौर है भाई। मल्टीमीडिया के दौर में बहुत सारी चीजें बिल्कुल सामने होती है, एकदम से वायरल होती। तो उस समय तो भाई संदेश भी कबूतरों के माध्यम से भेजे जाते थे, तो आप समझ सकते हो भाई उस समय क्या परिस्थिति रही होगी। समाज की कुरीतियों के बारे में लोग जानते ही नहीं थे भाई। ठीक है। तो प्रथम पत्नी महाकौशल देवी कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी, जिससे क्या हुआ भाई, बिंबिसार को कांसी प्रांत दहेज में प्राप्त हो गया। दूसरी पत्नी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छेलना थी भाई। और तीसरी पत्नी मध्य देश यानी पंजाब की राजकुमारी शेमा या खेमा थी भाई। ठीक है। तो इनसे क्या किया भाई, इन्होंने विवाह किया, जो इतिहास में प्रश्न पूछा जा सकता है विभिन्न परीक्षाओं में भाई। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे भाई, बिंबिसार ने क्या किया भाई, अंग प्रदेश को भी जीत लिया था। तो अंग प्रदेश का जो राजा होता था बृहदत्त, ये उसको हरा देता है, और हराने के बाद क्या करता है भाई, अपने राज्य में अंग को मिला लेता है, और वहां का उपराजा यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो वायसराय, ठीक है, या वो क्या बना देता भाई, उपराजा किसको बना देता है, अपने पुत्र अजात शत्रु को बना देता है। किसको बना देता है, अपने पुत्र अजात शत्रु को अंग राज्य का क्या बना देता है, उपराजा बना देता है भाई। ठीक है। तो अंग का जो विलय था वो मगध साम्राज्यवाद का प्रथम कदम था भाई, यानी कि जीतकर अपने अंदर मिला लेना भाई, ये पहला कदम माना जाता है किसका, साम्राज्यवाद का प्रथम कदम था भाई, मगध का। ठीक है। इनके समय अवंती के राजा चंड प्रदोत भाई, इनको क्या हो गया, पांडु रोग हो गया। ये पांडु रोग का मतलब पता क्या होता है आपको, आज के समय का पीलिया हो गया भाई। ठीक है। अब पीलिये के लिए क्या चाहिए भाई, पीलिये के लिए अब देखते हैं हमारे पास क्या बहुत सारे ऐसी तरीके भी होते हैं, जैसे कि गांव के जो लोग हैं वहां पर झाड़ फूक का काम करते हैं। लेकिन पहले झाड़ फूक नहीं होता था, कभी ये सोचो कि उस समय भी झाड़ फूक होता था, नहीं भाई। उस समय प्रॉपर वैद्य होते थे जो इन रोगों के बारे में जानकारी रखते थे। तो एक ऐसा ही राज्य वैद्य था या राज वैद्य था जीवक, जो किसके शासनकाल में था, बिंबिसार के शासनकाल में था। तो ये जीवक क्या करता है भाई, ये जीवक वहां पर जाता है और फिर क्या कर देता है भाई, इस चंड प्रदोत को क्या कर देता, अवंती के राजा को ठीक कर देता है। ठीक है भाई। तो याद रख लेना भाई, कभी जो झाड़ फूंक वाले बंदे होते हैं, देखो वैसे तो सबकी अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन बीमारी के मामले में आप वैद्य, वैद्य यानी कि डॉक्टर भाई, डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा। ठीक है। तो वैद्य क्या होता था, आप ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जीवक किसके शासनकाल के समय था, बिंबिसार के। ठीक है भाई। तो ये उनका इलाज करता है और उनको ठीक कर देता है। ऐसा ही ये महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भी जाते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। तो पूछ लेगी पीड़िया किसको हुआ था भाई, तो पीड़िया किसको हुआ था, तो पीड़िया हुआ था भाई चंड प्रदोत को भाई। किसका, ये अवंती का राजा था। यहां तक सारी चीजें क्लियर, समझ में आ गया एक एक पॉइंट। ठीक है। सीधा यही पूछते हैं कि राज्य वैद जीवक किसके शासनकाल में था, तो ये बिंबिसार के शासनकाल में था भाई, इसका राज्य वैद था। उसके बाद देखेंगे भाई बिंबिसार की मृत्यु भाई। अब बिंबिसार की मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है भाई। जो इसका बेटा होता है भाई, वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ठीक है। इसको सबसे ज्यादा प्रेम अपने पुत्र से था, अजात शत्रु से, और वही इसका क्या हो जाता, सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और ऐसी पीड़ा देकर इसकी मृत्यु करता है जो इतिहास में आज तक भी गवाह बनी हुई है कि एक बेटा एक प्रकार से किस गलत तरीके से अपने पिता की हत्या कर सकता है। बिंबिसार का अंत देखो, लगभग 52 वर्षों तक इसने क्या किया, शासन किया। ठीक है। 52 वर्षों के शासनकाल के बाद इसने क्या किया भाई, ठीक है, इसने शासनकाल किया, नहीं बेटा नहीं नहीं, नहीं चिपू नहीं,
भाई ये हमारी शिबू बीच में आती है, शिबू, और आते ही पता क्या करेगी, सबसे पहले आएगी, आते ही क्लास में सबसे पहले इसका काम होता है यहाँ पर ये देखेगी कि कहाँ पर, ठीक है, क्या रिमोट रखा हुआ है, और रिमोट के साथ छेड़खानी करेगी। छेड़खानी करते ही या तो ये स्लाइड हटेगी या फिर कैमरा जाएगा, दो चीजें होनी है। तो देखिएगा भाई, बिंबिसार का अंत, बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक क्या किया, शासन किया, किंतु उसका अंत बहुत दुखद हुआ। ठीक है भाई, दुखद तो होना ही था कि उसका प्रिय बेटा ही उसकी मौत का कारण बनता है भाई। ठीक है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र अजात शत्रु, ठीक है भाई, क्या करता है, बिंबिसार को अधिक कष्ट देने के लिए उसके पैरों में घाव करवा देता है, और इस प्रकार से यानी कि घाव से और दर्द के मारे तड़प तड़प कर 492 ईस्वी में बिंबिसार के जीवन का अंत हो जाता है। तो भाई प्रकृति में हमें कुछ भी देखना पड़ सकता है, हमारे रिश्ते हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया था कि एकांत भी सर्वप्रिय होता है, तो एकांत भी जरूरी है जिंदगी में। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया। अब बिंबिसार की मृत्यु किसने की भाई, ये बताया जाता अजातशत्रु ने की, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा उसी ने तो दी थी। तो इसीलिए इसको पितृहंता वंश के रूप में जाना गया, यानी कि अपने पिता की हत्या करके वंश को हथियाने वाला। ठीक है भाई, तो अजातशत्रु अब क्या बनता है, शासक बन जाता है। तो कब बनेगा अजातशत्रु शासक, इसी 492 ईस्वी में अजातशत्रु शासक बन जाएगा। तो चलो अब अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं भाई। अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। इसको क्या बोलते थे बेटा, इसको कुणिक नाम से भी जाना जाता था भाई। चलो अब बहुत सारे फैक्ट इसके बारे में जानेंगे, और बड़ी विडंबना की बात है, और मतलब जैसे को तैसे वाली बात भी है कि इसकी मृत्यु भी इसका बेटा ही करेगा। तो देखते हैं भाई क्या रहता आगे, ध्यान से देखिएगा। अजात शत्रु का मतलब क्या होता, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इसके पिता बिंबिसार ने यह सोचकर इसका नाम रखा था कि शत्रुओं का नाश करेगा, यानी मेरे दुश्मनों को मारेगा। लेकिन प्रकृति का एक खेल देखो, इसने अपने पिता को ही मार डाला भाई। ठीक है, तो ये क्या करता, 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु क्या बनता, शासक बनता है। और इस वंश को क्या कहा गया, पितृहंता वंश भी कहा गया, पिता की मृत्यु करने वाला वंश कहा गया। अजातशत्रु को वैदेही पुत्र एवं अशोक चंड भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है, वैदेही पुत्र एवं अशोक चंड भी कहा जाता है। अब अजातशत्रु क्या करता भाई, देखो, वैशाली व काशी पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। यानी कि ये क्या था भाई, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तो ये समझदार और ताकतवर तो था, लेकिन अपने पिता की हत्या का कलंक भी इसके ऊपर इतिहास में लगा है। ठीक है भाई, तो अजात शत्रु ने वैशाली व काशी पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया, तथा अजात शत्रु ने काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य में क्या कर दिया भाई, मिला लिया। उसके मंत्री वशक्कार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजात शत्रु के वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में अजात शत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है रथ मूसल तथा, ठीक है भाई, रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किसने किया, तो ये अजात शत्रु ने किया था भाई। ठीक है, अजात शत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति, ठीक है, कहां पर हुई, पाटलिपुत्र में हुई, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, ये मैं पिछली कक्षा में भी आपको करवा चुका हूं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है, एक एक फैक्ट बताया जा रहा भाई, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब जिस साथी को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से आपके सारे प्रश्न निकल के आ जाएंगे भाई, चिंता ही मत करना। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, हम पढ़ ही इस प्रकार से रहे हैं कि कुछ छूटे ना। चलो भाई, अब क्या होता है भाई, इस अजातशत्रु की मृत्यु के बाद कौन बनता है, उदायीन क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक है भाई, कौन बनता है शासक, उदायीन। देखो, अजातशत्रु के बाद लगभग 460 ईसा पूर्व में उदायीन मगध का शासक बना। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया, किंतु जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में इसे पितृभगत भी बताया गया है। जैन ग्रंथों में इसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। उदायीन शासक बनने से पहले अपने पिता के शासनकाल में चंपा का क्या था, उपराजा था। तो ये ऐसे फैक्ट है भाई जो आपको याद करनी है, तो मामूली सी बातें हैं, इसको पढ़ते रहना आप। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे क्या रहते हैं भाई। इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी बनाया। अब बड़े ट्विस्ट की बात है भाई, बड़े ट्विस्ट की बात क्या है कि जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है, इसको लेकर भाई बहुत सारे वाद विवाद है।
बहुत सारे ग्रंथों में या बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो अजातशत्रु ने की थी, लेकिन ज्यादातर का ये भी मानना है कि भाई इसकी जो स्थापना है वो उदयन ने की थी। ठीक है, तो इस बात की पुष्टि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये चीज आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड देखना पड़ेगा कि उस बोर्ड में अगर इस प्रकार का प्रश्न आया है तो क्या उत्तर माना गया है, उस हिसाब से इस चीज को हम पढ़ते चलेंगे। मैंने इसको क्लैरिफाई करने के लिए भाई देखा था बिहार की जो साइटें होती हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र की जो ऑफिशियल जो जिले की साइट थी वहां पर देखा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है इसकी स्थापना अजात शत्रु ने की थी, ऐसा लिखा हुआ उसमें भाई। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जगह ये भी हमें देखने को मिलता है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो उदयन ने की थी भाई। लेकिन उदयन ने ये बात कंफर्म है कि पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। यहां तक चीजें क्लियर भाई। अवंती के किसी गुप्तचर द्वारा, अब ये क्या कर रहे थे भाई, एक प्रकार से कह सकते हैं ध्यान मुद्रा में थे या कोई नाम ले रहे थे भगवान का, कुछ भी मान लो भाई। तो उस समय क्या होता है, पीछे से कोई गुप्तचर आता है और छुरा घोंप कर इनकी क्या कर देता, हत्या कर देता है। अवंती के किसी गुप्तचर के द्वारा ऐसा किया गया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। नोट कर लेना भाई, ये किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अब उदयन के तीन पुत्र हुए हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक भाई। ठीक है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो नागदशक जो क्या था, इसका अंतिम शासक था। ठीक है भाई, इन तीनों पुत्रों को पितृहंता कहा गया, जिन्होंने बारी बारी से राज्य किया। अंतिम विलासी राजा नागदशक था, जिसे पुराणों में दर्शक कहा गया है। क्या कहा गया है? दर्शक भाई। एक एक चीज आपकी क्लियर होती जा रही है, तो यहां पे सारी चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया। उदयन से आगे बढ़ते हैं। तो उदयन से आगे हम बढ़ेंगे भाई। अब हम किस बारे में पढ़ेंगे? अब हम बढ़ेंगे किसके बारे में भाई? शिशुनाग वंश के बारे में। अब जो ये नाग दशक था भाई, इस नाग दशक का एक प्रकार से हम कह सकते अमात्य हुआ करता था। ठीक है, कौन होता था भाई? शिशुनाग। तो शिशुनाग क्या करता भाई? शिशुनाग फिर क्या करता है, उससे नाग दशक से राज्य हथिया लेता है और फिर किस वंश की स्थापना करता है? शिशुनाग वंश की, जो कब से कब तक रहा? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी, देखो पहले क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अब ये क्या करता है? पाटलिपुत्र से वैशाली क्या बना देता? अपनी राजधानी बना देता है। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला दिया भाई। फिर शिशुनाग का जो पुत्र होता था कालाशोक भाई, इसने पुनः राजधानी वैशाली से कहां स्थानांतरित कर दी? पाटलिपुत्र की भाई। ठीक है, और कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और अंतिम शासक जो इस वंश का था वो नंदीवर्मन था। ठीक है, जिसकी मृत्यु के पश्चात महापद्म नंद ने नंदी वंश की स्थापना की। नंदीवर्धन के नाम, ठीक है, एक दो नाम और मिलता है। ठीक है भाई, ऐसा ही मिलता है। नंदीवर्धन भी मिल जाता है, ठीक है, और महंदीवर्धन भी मिल जाता है, तो मिलता जुलता एक दो नाम और मिल जाता है भाई। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है? महापद्मानंद क्या करता है? नंद वंश की स्थापना करता है भाई। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर भाई। शिशुनाग वंश के बारे में जान लिया, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सब बातें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसके बाद हम किस वंश के बारे में पढ़ेंगे? नंद वंश के बारे में। ठीक है भाई, तो ये कब से कब तक रहेगा? 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व भाई। तो इस वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? महापद्मनंद ने भाई। किसने की थी भाई इस वंश की स्थापना? महापद्मनंद ने। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, ठीक है, महाबोधि वंश में भी महापद्मनंद को उग्रसेन नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से भाई? उग्रसेन भाई। पुराणों में इसे सरो अक्षरांतक कहा गया, यानी कि स्त्रियों का नाश करने वाला, तथा भार्गव यानी कि परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। ठीक है भाई, क्या कहा गया है? परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। ठीक है भाई, ये भारतवर्ष का प्रथम ऐसा शासक था जिसने एकराट, एकछत्र एवं कली का अंश की उपाधि धारण की। खासकर एकराट वाला पूछा जाता है, तो इसने ये उपाधियां धारण की थी भाई। ठीक है, खॉरवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार इसने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग में तंसुली नहर का निर्माण करवाया एवं कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया भाई। ठीक है, व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। तो ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, और जो जो फैक्ट आप यहाँ पर बनते थे वो सब मैं क्लियर करता चल रहा हूँ भाई। यहाँ तक सारी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होगी भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे भाई। महापद्मानंद के 8 पुत्रों में से जो सबसे अंतिम माना जाता भाई, ठीक है, जिसके बाद में दूसरा वंश स्टार्ट होता है, तो वो मानते हैं भाई हम धनानंद। क्योंकि ये धनानंद क्या करता भाई? ये धनानंद
ठीक है भाई, क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है, उसका अपमान करता है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, अपने गुरु के अपमान का बदला लेने के लिए इस धनानंद को हराकर फिर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो फिर अंतिम शासक अगर हम देखें तो फिर नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा हो गया, धनानंद हो गया भाई। ठीक है, तो धनानंद क्या था भाई, अंतिम शासक था नंद वंश का। क्या था भाई, नंद वंश का अंतिम शासक। चीजें समझ में तो आ रही है ना भाई? अगर थोड़ा सा भी दिमाग आपका खुला है तो आपको चीजें समझ में आएगी ही आएगी। ठीक है भाई, अब देखिएगा, अब ये जो धनानंद था इसके समकालीन था सिकंदर भाई। तो सिकंदर का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, ठीक है भाई, सिकंदर के द्वारा भी क्या किया गया, एक प्रकार से आक्रमण किया गया, वो सारी बातें हम जानेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जान लेते हैं कि नंद वंश का जो अंतिम शासक है धनानंद है, ठीक है, सिकंदर इसके समकालीन है, और ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। धनानंद के समय ही 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, हाइडोस्पीच का युद्ध भी आपको पता ही होगा, पूछते हैं वो परीक्षा में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की शासन की नींव डाली। वर्ष उपवर्ष वारुचि एवं कात्यायन, ठीक है, जैसे विद्वान नंद काल में ही हुए हैं। तो ये था भाई नंद काल। ठीक है भाई, मैंने आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। यहाँ तक आई थिंक कोई चीज आपके ऐसी नहीं होगी जो ना समझ में आई होगी, और यहाँ तक अगर आपके सब चीजें समझ में आ गई तो कोई पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़े। चलो भाई, अब जब बात हुई है कुछ विदेशी आक्रमणों की, तो हम उस बारे में भी जरूर जानेंगे कि भारत के ऊपर कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भारत के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ईरानी आक्रमण भाई। ठीक है भाई, क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ईरानी आक्रमण। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के, ठीक है, राजाओं ने किया। ठीक है, इस वंश के संस्थापक साइरिस ने भारत पर आक्रमण किया किंतु असफल रहा, यानी वो सफल नहीं हो पाया भाई। ठीक है, तो पहला आक्रमण किस वंश के राजा के द्वारा हुआ, हकमनी वंश के राजा के द्वारा, और कौन था, साइरिस भाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद भारत पर प्रथम सफल आक्रमण जो ईरानियों का रहा वो साइरिस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम, ठीक है, इसको डेरिस प्रथम भी बोला जाता है, बहुत सारी जगह इसको दार्यवहु भी कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत कर लेता है, यानी कि जीत लेता है। तो भारत पर पहला सफल ईरानी आक्रमण किसने किया, तो ये किया था भाई, या तो दारा प्रथम ऑप्शन में मिलेगा, या डेरियस प्रथम मिलेगा, या फिर दार्यवहु मिलेगा। और वैसे पहले आक्रमण की बात आती है तो पहला आक्रमण हकमनी वंश के साइरस के द्वारा किया गया। यहां तक सारी चीजें क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही फिर भी आप क्लास के बाद कमेंट छोड़ देना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। उसके बाद देखते हैं भाई, डेरिस प्रथम ने क्या किया भाई, लगभग 516 ईसा पूर्व गांधार और कंबोज को अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि वो वैसे देखा जाए तो भारत का भाग था, लेकिन वर्तमान के हिसाब से वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हिस्सा है, तो वो इनके आसपास नजदीक लगता था, तो उसको इसने क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया भाई। ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरिस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, क्या बनाया भाई, भारत का 20वां, ईरान का 20वां प्रांत इसको बना दिया भाई। इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना भेंट में मिला, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राज्यों का एक तिहाई था। तो ये सारी फैक्ट, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करूंगा आप एक एक पॉइंट को बहुत गहनता से, बहुत अच्छे तरीके से समझने और पढ़ने का प्रयास करोगे। उसके बाद हम देखेंगे यूनानी आक्रमण। फिर भारत के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, यूनानी आक्रमण। तो आप सभी विद्यार्थियों को एक चीज मैं बता देता हूँ, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो आक्रमण था, जो शासनकाल मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आक्रमण उसी शासनकाल के दौरान हुए हैं, इसलिए मैं ये आक्रमण आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखेंगे भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण सिकंदर ने किया, कब किया, 326 ईसा पूर्व भाई। ठीक है, 326 ईसा पूर्व ये क्या करता भाई, खैबर दरे को पार करके,
ठीक है भाई। ये आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्बी था जिसने समर्पण कर दिया भाई। ठीक है। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पोरस से हुआ भाई। ठीक है। इसको वित्सता के युद्ध से, हाइडोस्पीच का युद्ध भी बहुत सारी जगह दिया जाता है। ठीक है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। वित्सता के युद्ध को हाइडोस्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में पड़ता था भाई। ठीक है। तो सिकंदर क्या करता है, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है और जीत जाता है। और ये युद्ध क्या कहलाता है, हाइडोस्पीच का युद्ध या फिर वित्सता का युद्ध भाई। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता भाई। ये कहां पर हुआ, झेलम नदी के तट पर हुआ। किसके साथ हुआ, राजा पोरस के साथ। हारा कौन, राजा पोरस, और जीता कौन, सिकंदर। उसके बाद देखेंगे भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी भाई। सिकंदर क्या करता है, भारत के अंदर की बात है भाई, दो नगरों का क्या करता है, स्थापना करता है। एक निक्या, विजयनगर प्राप्त करने के, विजय यानी कि जीत के उपलक्ष्य में, और दूसरा अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बुकाफेला रखता भाई। ठीक है। सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसका निधन हो गया। सिकंदर भारत में लगभग 19 वर्ष रहा। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे भाई। कौन थे भाई, अरस्तु। तो ये थी हमारी आज की कक्षा भाई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक चीज समझ में आई होगी। अगर कोई गलती हुई है तो फिर भी समझाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं भाई, और उस कोशिश में मैं पूरी जी जान से लगा हुआ हूं कि मैं एक भी ऐसा पॉइंट ना छोड़ूं जो इंपॉर्टेंट हो और क्लास में मिस हो जाए। तो प्रत्येक चीज को बहुत गहनता से, बहुत गहराई से और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप भी मेरा साथ देंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ेंगे और लोगों को भी बताएंगे, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी जोड़ेंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में बहुत जल्द। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, फिर मौर्योत्तर काल के बारे में, और फिर धीरे धीरे हम इसी प्रकार से हिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपने मुझको इतनी देर झेला, मुझको सुना, उसके लिए आपका आभार। मिलते हैं अगली कक्षा में।